हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन सर्च क्लासेस। सो अब तक हमने जुडिशरी के अंदर पार्ट 5 और पार्ट 6 दोनों कंप्लीट करके चल रहे साथ में। तो पार्ट 5 में हमने जुडिशरी में हमने यूनियन जुडिशरी पढ़ी थी, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट को पढ़ा, और पार्ट 5 के अंदर हमने हाई कोर्ट को पढ़ा है। और पार्ट 6 के अंदर, और पार्ट 6 के अंदर ही एक और आता है जुडिशरी के अंदर, वो है आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो डेडिकेटली किस पे रहेगा? सबऑर्डिनेट कोर्ट। इसके बाद जो है आपका जुडिशरी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब ये करने के बाद हमारा पार्ट 5 पार्ट 6 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम जो अपना नेक्स्ट आगे कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे प्रोसीड करते हुए अभी जो है अपना लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, अपनी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो हम अपने नेक्स्ट जो मॉड्यूल पे उस पर स्विच कर जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब देखिए बात आती है सबऑर्डिनेट कोड की। जैसे नाम से ही पता चलता है कि सबऑर्डिनेट कोड, सबऑर्डिनेट का जो मीनिंग है वो क्या होता है? टू वर्क समथिंग अंडर। ठीक है, किसी चीज़ के नीचे कोई काम कर रहा हो। जैसे आपका कोई जूनियर है, वो क्या आप क्या बोलोगे? ही इज़ अंडर माई सबऑर्डिनेशन। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट कोड होता है कि जो आपकी हायर कोर्ट्स है उनके नीचे की जितने भी कोर्ट्स हैं उनको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको एक लेक्चर में आपको हायरार्की दिखाई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्या होता है? सबसे पहले आपकी सुप्रीम कोर्ट आती है। ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे सुप्रीम कोर्ट आती है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे आती है हाई कोर्ट्स। हर स्टेट के नीचे जो अपनी हाई कोर्ट्स होती है वो, तो कितनी हाई कोर्ट्स है मैंने आपको लेक्चर बताया था 25 हाई कोर्ट्स है हमारी। ठीक है, उसके बाद आती है आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, तो यहां से मैंने आपको बताया था ये जो दो चीजें हैं ये आपकी कहाँ आती है? स्टेट लेवल पे, और ये आपकी आती है यूनियन लेवल पे, यानी कि इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे। ठीक है, तो अब देखिए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में अब और भी माइनर इश्यूज आते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, फिर उसके बाद पंचायत कोर्ट्स हो गई, कचहरियाँ हो गई, ये ऐसे करके जो छोटी छोटी और भी जिनको बोलते हैं लोक अदालत वगैरह, वो सारी किसके नीचे आती है? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर। ठीक है, उसी के अंदर आती है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में। और सबऑर्डिनेट कोर्ट को कंट्रोल कौन करता है? वो करता है हाई कोर्ट्स। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्या, बिल्कुल थोड़ा बेसिक सा ये समझने का सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती क्या है। ठीक है, क्योंकि हमने मोस्टली टाइम क्या होता है न्यूज़ में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही सुनते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स नहीं सुनते इतना। ठीक है, और मान लो जो न्यूज़पेपर के अंदर जो आपका जो जिस भी सिटी में आप रहते हैं उस सिटी का जो एक लोकल पेज होता है उसमें कई बार जो है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नाम आ जाता है। ठीक है, तो बाकी जो है कोई आपको वैसे सुनने को नहीं मिलता, तो इसलिए जो है बच्चे इससे ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, ये कहाँ पर मिलता है हमें पढ़ने को? तो इसकी बात आती है जैसे पार्ट 6 के अंदर चैप्टर नंबर 6। ठीक है, पार्ट 6 के अंदर ही चैप्टर नंबर 6 है, और उसका नाम भी है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। क्लियर है? ये एक लेक्चर में मैंने आपको पूरा ये डिटेल में बताया। ठीक है, सारे पार्ट्स, उसके नीचे चैप्टर एक एक करके। ठीक है, यहाँ बोर्ड पे लिख के। तो इन केस अगर आपको वो लेक्चर नहीं देखा आपने, वो जरूर देखना। क्या होता है कि वो बिल्कुल बेसिक का काम करता है। अभी अगर आपको वो लेक्चर, एक कहते हैं ना रूपरेखा, जैसे मान लो आप कोई किसी काम को करते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फुटबॉल का ग्राउंड देखा आपने, रेक्टेंगल शेप में ऐसे होता है। ठीक है ना, यहाँ पे एक गोल पोस्ट होता है, यहाँ पे एक गोल पोस्ट होता है, बीच में एक सेंट्रल लाइन होती है। क्लियर है? अब देखिए ये जो ग्राउंड बना है इसकी एक बाउंड्री है। ऐसा तो है नहीं कि बाउंड्री नहीं है भाई, ऐसा थोड़ी ना कि भाई ये बस चलते चलो, यहाँ पे कोई नहीं, मन करा ये गोल पोस्ट थोड़ा पीछे कर दिया, ये मन करा गोल पोस्ट पीछे कर दिया, अरे नहीं यार गोल नहीं हो पा रहा, चलो इसको थोड़ा आगे कर दो। क्या ऐसे होता है? नो। क्या होता है कि फिक्स बाउंड्री बनाती है ग्राउंड के अंदर। तो सिमिलरली आपको भी क्या होता है, ये अब ये क्या है, जो प्लेयर्स होता है ना उनके माइंड में एक बाउंड्री आ जाती है, फ्रेमवर्क आ जाता है कि भाई इससे बाहर नहीं जाना चाहिए हमारी जो फुटबॉल है। ठीक है, अगर जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? फाउल हो जाएगा। इसी तरीके से क्या होता है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन यानी पॉलिटी को पढ़ते हो तो एक फ्रेमवर्क बन जाए, किस पार्ट में कौन सी चीज़ आ रही, कौन सा चैप्टर आ रहा है, किस चैप्टर को कौन सा चैप्टर किसको डील कर रहा है, ये सब जब आप कर लेते हैं उसके बाद जो है आप मैं कहता हूँ 50% जो आपका सिलेबस यही कवर हो जाता है। जब आपको इतना याद हो गया उसके बाद तो जस्ट थोड़ा सा उसका डिटेल देखना होता है और कुछ नहीं। क्लियर? तो इसलिए जो है आप उस लेक्चर को जरूर देखना अगर आपने नहीं देखा है, जिसमें मैंने आपको सारे पार्ट्स, सारे शेड्यूल्स और उनके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक रेंज बताई थी। ठीक है, तो उससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यहाँ तक मुझे लर्न करना है। तो हमने देखा पार्ट 6 के अंदर, चैप्टर नंबर 6 के अंदर क्या आता है? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। आर्टिकल जो डील करते हैं वो आपका बेसिकली डील करते हैं इससे 233 से लेके 237, अनुच्छेद 233 से 237 किसको डील करते हैं? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को। ठीक है, अब हिंदी में टर्म को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप हिंदी का जो पीडीएफ है संविधान का उसमें देख लेना खोल के। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर ना अभी फर्दर डिवीजन होती है दो तरीके से। देखिए, रुको थोड़ा ज़्यादा ही लंबा एरो कर दिया, लिखूंगा कहाँ पर? देखो यहाँ मैं लिखता हूँ क्या? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ही डिवीजन बता रहा हूँ। एक साइड होता है सिविल साइड, सिविल मैटर्स, सिविल, और एक होता है क्रिमिनल।
ठीक है। सिविल होता है, जैसे मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि मान लीजिए आपने किसी का पर्स मार लिया, किसी की पॉकेट मार लिया, किसी का फ़ोन चुरा लिया, ये सारे सिविल मैटर्स में आते हैं, ठीक है। क्रिमिनल होता है मान लो आपने किसी को मान लो चाकू से, ठीक है, मारने का अटेम्प्ट किया हो, या फिर आपने किसी का मर्डर कर दिया हो, ये सारे क्या होते हैं, क्रिमिनल मैटर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है सिविल लेवल पे क्या होता है, सबसे पहले आती है आपकी ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्रिमिनल साइड पे यहाँ पे पहले आता है आपका सेशन कोर्ट, ठीक है। ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, इससे क्या होगा, आपका डिमार्केशन हो जाएगा। अच्छा, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी ऐसे, जैसे हमने सिंपली क्या देखा था, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट देखा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं है, इसमें बाइफर्केशन कर रखी है, सिविल मैटर्स को अलग देखते हैं और क्रिमिनल को, क्योंकि हमने देखा था हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट, उसमें सिविल मैटर भी हाई कोर्ट देखती है, क्रिमिनल भी हाई कोर्ट देखती है, अलग से ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें बाइफर्केशन कर रखा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। तो वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन सिविल साइड पे, और एक साइड है हमारी क्रिमिनल साइड, ठीक है। तो सिविल साइड में मैंने आपको पहले बताया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के बाद उसके बाद इसके नीचे आता है सेकंड नंबर पे कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज, ठीक है। क्लियर है, कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज। उसके बाद यहाँ पे थर्ड आता है, सिविल साइड में ही बता रहा हूँ मैं आपको, वो आता है म्युनिसिपल कोर्ट्स, ठीक है। म्युनिसिपल कोर्ट यहाँ पे आता है सेकंड नंबर पे, यहाँ सेशन कोर्ट लिखा था मैंने आपको, यहाँ पे सेकंड नंबर पे जाता है, वो आता है कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मार्कर शेयर कर देता हूँ। और फिर यहाँ पे आता है, हाँ ये सही चल रहा है ना, देखो अगर थोड़ा सा लाइट दिख रहा है तो मैं आपको बोल के दोबारा बता दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आता है दूसरा जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। अब देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर इन केस मार्कर थोड़ा सा लाइट कलर में चल रहा था, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको बाइफर्केशन करके बताया सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कैसे वर्क करती है। सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होती है वो सबसे पहले आपका आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरीके से डिवीजन होता है, ठीक है। आप कभी जाना आपके सिटी में जो भी कोर्ट है, तो उसमें ना देखना आपका या किसी वकील से पूछ लेना, वो भी इसे बताएंगे कि यहाँ पे सिविल चैम्बर है, ये क्रिमिनल की चैम्बर है, ठीक है। तो सिविल और क्रिमिनल दो पार्ट्स में डिवाइड होता है ये। सिविल साइड में क्या क्या होता है, एक तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आई थी आपकी, ठीक है, जैसे आपने कभी सुना होगा न्यूज़पेपर में कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने ये बोला, ठीक है, ये ऐसे ऐसे उसको ये सज़ा सुना दी। तो ये क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है। उसके बाद कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज जो इसके नीचे आता है, और इससे भी जूनियर जो इसके नीचे आता है वो आता है म्युनिसिपल कोर्ट, ठीक है। यहाँ पे आता है सेशन कोर्ट क्रिमिनल साइड पे, और यहाँ पे आता है कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और यहाँ पे आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया बाइफर्केशन। अब बात करते हैं कि ये जो है बाइफर्केशन ये चलता कैसे। देखिए सबसे पहले याद रखना, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब, अगर मैं बात करूं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, ठीक है, तो आईएएस ऑफिसर जो होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिप्टी कमिश्नर या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। देखो एक जो आईएएस ऑफिसर होता है ना, जब वो एसडीएम से प्रमोट होकर जब बनते हैं तो उसको डीसी डीएम, अब यहाँ पे डीसी कहीं पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं, कहीं पे डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी कमिश्नर बोलते हैं, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। ये अलग अलग नॉमेनक्लेचर है, यहाँ पे काम क्या होता है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा इनका वेरी करता है। अब देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की मैं बात करता हूँ, तो सबसे बड़ा जो कहते हैं अधिकारी कौन होता है, आपका डीसी होता है, या डीएम, जहाँ पे जो भी आपका जहाँ जो भी बोलते हैं आप वो याद रख लो। मान लो डीएम है, डीएम या डीसी है, डीसी, ठीक है। अब जैसे हरियाणा में डीसी बोलते हैं, तो और मान लीजिए मध्य प्रदेश में डीएम बोलते हैं, यूपी में भी डीएम बोलते हैं। तो उसी तरीके से आपको क्या याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, आप बोलोगे सर डीसी होता है। अब उसी तरीके से जो हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है, कचहरी होती है, ठीक है, कचहरी तो खैर एक छोटा वर्ड हो गया, जो कोर्ट्स होती है हमारी लोकल कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट पे, तो उसको रन करता है डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे जुडिशरी लेवल पे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, वो होता है डिस्ट्रिक्ट जज, क्लियर है। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मैंने स्टेट लेवल पे नहीं बोला, स्टेट लेवल पे तो फिर आपका स्टेट हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो जाएगा, और यूनियन लेवल पे सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर मान लीजिए जिस भी मान लीजिए आप लखनऊ में है, या फिर मान लीजिए किसी राजस्थान में किसी भी सिटी में रह रहे हो,
तो उस सिटी के अंदर लखनऊ का जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा वो आपके सिटी का क्या हो जाएगा, मतलब लखनऊ सिटी का क्या हो जाएगा, हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज जो है ना, ये जो है सिविल मैटर, जब वो सिविल मैटर देखेगा तो हम उसको बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट जज। लेकिन वहीं पे जब डिस्ट्रिक्ट जज क्रिमिनल मैटर को देखेगा तो उसको हम बोल देते हैं सेशन जज। सुना है आपने ये वर्ड, सेशन कोर्ट, सेशन जज, ये वर्ड सुने होंगे ना आपने। तो ये बेसिकली होता क्या है, एक ही जज देखता है, डिस्ट्रिक्ट जज ही देखता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज अगर सिविल मैटर देख रहा है तब तो बोलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज है वो, लेकिन अगर वो क्रिमिनल मैटर को उसके ऊपर वर्क कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सेशन जज। क्लियर है इतना? ये आपको बस ये याद रखना कि फर्क क्या है इनमें, बस सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर। सिविल मैटर क्या होता है, जो चोरी वगैरह छोटे मोटे आपने चेक दिया, चेक बाउंस हो गया, ये सारे सिविल मैटर में आते हैं। क्रिमिनल होता है कि जो मतलब व्यक्ति की जान पे आ जाए जिसके, ठीक है, जिससे आपके किसी भी ऐसा एक्शन जिससे किसी व्यक्ति की जान को खतरा हो जाए, उसको हम बोलते हैं क्रिमिनल मैटर्स। तो जब डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, किसी भी क्रिमिनल मैटर को हैंडल करे तो उसको बोलेंगे अभी ये क्या है, सेशन जज है। लेकिन अगर नॉर्मल सिविल मैटर को देखें तो बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट जज है। ठीक है, ये आपको इतना ध्यान रखना है। अब उसके बाद आता है यहाँ पे सिविल मैटर में जो कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये बेसिकली सिविल मैटर को ही देखता है। क्लियर? लेकिन इसमें क्या होता है कि मान लीजिए जो विवाद है वो हम देखते हैं 50-60 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख ऐसे इस लेवल का है, तो ये उस मैटर को देखते हैं, थोड़ा बड़े लेवल के मैटर को। ठीक है, और यहाँ पे मुंसिफ जो कोर्ट होती है, मुंसिफ क्या करते हैं, ये देखते हैं लिमिटेड और छोटे, स्मॉल, जिसमें स्मॉल फाइनेंशियल मैटर इंक्लूड हो, जैसे 1000, 2000, 500, ठीक है, या फिर मान लीजिए 3-4 हज़ार रुपये का जो मैटर है वो सारा ये मुंसिफ कोर्ट को देखते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, इन दोनों की जो कहते हैं निगरानी कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट जज। क्लियर है? तो ये दोनों जो है किसके नीचे है, डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे। सिमिलरली ये दोनों किसके नीचे है, सेशन को जो जज होते हैं उसके नीचे, सेशन कोर्ट। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, सेशन जज मैंने आपको बता दिया क्या काम करता है, जो क्रिमिनल मैटर होते हैं। बेसिकली होता कौन है, जो डिस्ट्रिक्ट का जज होता है। ठीक है, वही। अब कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये क्या करता है, ये बेसिकली ऐसे मैटर को देखता है क्रिमिनल लेवल पे जिसके अंदर सजा जो है आप 7 ईयर्स तक की दे सकते हो। ठीक है, वो सारे ऐसे मैटर जिसमें सजा 7 साल तक का प्रावधान हो। ठीक है, मान लीजिए आपने किसी को लेट से चक्कू की नोक पे, ठीक है, लूट लिया, हालांकि उसकी जान पे भी तो बनी हुई है, मान लो आप उसने आपको सामान ना दिया होता, ठीक है, अपने गहने निकाल के ना दिए होते और आप उसको हो सकता है जान से भी मार देते, तो उसकी जान पे आ गई। अब ऐसा मैटर मान लो हो सकता है, जब मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि आप जो आपने जो एक्ट किया है, अब जब कानून में देखेंगे तो कानून में ऐसा प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तो उसके लिए 7 साल की सजा है। तो अब ये जो जज के ऊपर डिपेंड करता है कि जब वो एलोकेट करते हैं टास्क, तो वो किसको करेंगे, भाई ये प्रावधान भी 7 साल का है तो ठीक है, हम इस वाले जज को दे देते हैं। ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। उसके बाद अगर कोई एक्ट जो मैंने ऐसा किया है जिससे मतलब कोई ज़्यादा बड़ा खतरा नहीं था, बस छोटा सा मैटर था, बट मैंने काम तो किया, गलत काम किया, तो उसके लिए मैं देखता हूँ 3 साल तक का प्रावधान था। ठीक है, तो जिस मैटर में मुझे 3 साल तक की सजा हो सकती है वो मैटर कौन देखेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन देखेगा, जो 7 साल तक के सजा वाले केस हैं वो। बस इतना फर्क है, और कोई ज़्यादा आपको इसमें डिटेल नहीं जानी, बस इतना जो मैंने आपको बताया है इतना ही आपको बस ये इसमें समझना है, और कोई नहीं है। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम जो डिस्ट्रिक्ट जज है इनकी अपॉइंटमेंट वगैरह कैसे होती है। ठीक है, ये आपको इतना समझ में आ गया, बस इतना याद रखना, सिविल और क्रिमिनल मैटर 2 अलग अलग होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट जज को सिविल मैटर पे अगर देख रहा है तो डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, और अगर क्रिमिनल को देख रहा है तो हम उसको बोलते हैं सेशन जज। ठीक है, हालांकि बहुत बार आपने सुना भी होगा सेशन जज ने ये सुनवाई दी, सेशन जज ने ये बोला, ये करा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये बस आपको इतना याद रखना है अपने लेवल पे, बस क्रिमिनल मैटर देख रहा है डिस्ट्रिक्ट जज तो उसको हम बोलेंगे सेशन जज, और अगर वो सिविल मैटर को देख रहा है तो हम बोलेंगे ये डिस्ट्रिक्ट जज है। ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपको। अब देखिए बात आती है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसको अपॉइंट कौन करता है, तो सिंपल सी बात है, इसमें ना आर्टिकल नंबर 233 के अंदर ही जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को खोल के देखेंगे, आर्टिकल 233 के जो पहला ही आर्टिकल है आपका, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोड, उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और ट्रांसफ़र, ठीक है, जो होगा यहाँ पे ट्रांसफ़र यूँ होगा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट है ना। अब हाँ, ट्रांसफ़र भी हो सकती है, ऐसी बड़ी बात नहीं है। अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन, ये सारे जो मैटर है डिस्ट्रिक्ट जज के, ये कौन देखता है, गवर्नर। जो गवर्नर होते हैं ना स्टेट के, वो ही उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी पोस्टिंग और उनकी प्रमोशन करते हैं, लेकिन गवर्नर अकेले नहीं करते। ठीक है, इसमें वो कंसल्ट करते हैं किसको, कंसल्ट विद स्टेट हाई कोर्ट। ठीक है, अगर हरियाणा का है ना राजस्थान, कर्नाटक है तो कर्नाटक, ऐसे।
तो गवर्नर पहले कंसल्ट करते हैं इसके साथ, उसके बाद जो है उस व्यक्ति को क्या बना देते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि वो डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। ठीक है, तो इसमें साफ बोला है हमारे संविधान में कि जो भी व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहता है तो उसके लिए तीन चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले जिस भी व्यक्ति को आप डिस्ट्रिक्ट जज बनवाने जा रहे हो, ठीक है, नंबर 1 वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे कोई सर्विस ना कर रहा हो। ठीक है, नो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस। सपोज कीजिए जैसे मान लो कोई मैंने LLB भी कर रखी है, ठीक है, और मैं IAS ऑफिसर भी बन गया या IPS ऑफिसर बन गया, लेकिन अब साथ के साथ मैं डिस्ट्रिक्ट जज नहीं बन सकता। IPS ऑफिसर हूँ लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज नहीं बन सकता। ठीक है, क्योंकि मैं अभी किसके नीचे काम कर रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे। ठीक है, और किसके उस पर रहता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे। तो ये क्या होता है, ये कंडीशन लगी है आपको स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे पहले किसी सर्विस में नहीं होना चाहिए, चाहे वो PF वाली सर्विस होगी या फिर मान लीजिए वाटर सप्लाई की सर्विस होगी, कुछ भी हो गया, बट आप इंडिपेंडेंटली जो है जुडिशरी के अंदर ही काम करते हुए होना चाहिए। ठीक है, तो उस व्यक्ति को आप डिस्ट्रिक्ट जज बना सकते हो। उसके बाद सेकंड बोल रखा है हाई कोर्ट किसी व्यक्ति को सजेस्ट करे, ठीक है, किसी का नाम, तब उस व्यक्ति को बना सकते हो आप। क्लियर है। या फिर तीसरी कंडीशन 7 साल तक, ठीक है, कोई व्यक्ति 7 साल तक एज ए एडवोकेट काम कर रहा है तो उसको आप क्या बना दोगे, डिस्ट्रिक्ट जज। ये हैं 3 कंडीशन, आपको ध्यान रखने हैं। अब ये तो हमने देख लिया अपॉइंटमेंट, नहीं ये हाँ अपॉइंटमेंट की, अपॉइंटमेंट कैसे होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी। ठीक है, अब जो है अपॉइंटमेंट जो डिस्ट्रिक्ट जज की है कौन करेगा, मान लीजिए सिलेक्शन हो लिया, ठीक है, आपने नॉमिनेट कर लिया कि इस व्यक्ति को जो हमें ये बनाना है डिस्ट्रिक्ट जज। अब इसके बाद अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं। ठीक है, और उसके बाद किस पे, जैसे मान लीजिए अपॉइंटमेंट कर दिया और हाई कोर्ट की सजेशन लेंगे, हाई कोर्ट ने जो बोला कि इस व्यक्ति को बनाए तभी बनेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे गवर्नर की डिस्क्रिप्शन पावर चाहिए, नहीं। अब मान लीजिए जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं जैसे, ठीक है, स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट जज है, ऐसा तो है नहीं डिस्ट्रिक्ट जज अकेला काम करेगा। ठीक है, तो उसके नीचे कुछ वर्कर्स भी होंगे, कुछ वकील भी होंगे सरकारी, तो उनकी जो अपॉइंटमेंट कौन करता है। ठीक है, यहाँ पे आता है अगेन जो आपने सुना क्लैट का एग्जाम, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, वो एग्जाम होता है। उसके बाद क्या होता है, गवर्नर अपॉइंट करते हैं। गवर्नर भी किसके अपॉइंटमेंट, किसके कहने पे, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ना हमारा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे UPSC होता है ऐसे स्टेट के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, वो क्या करता है, वो एग्जाम कंडक्ट करता है। उसके बाद जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं वो फिर गवर्नर अपॉइंट करता है। जैसे यूनियन लेवल जब देखते हैं IAS IPS ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, ये आप देखना कभी भी उनकी ना आप सर्च कर लेना, उनकी स्पीच होती है जब एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड, जब वो पूरे ट्रेनिंग कर लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं, या बीच ट्रेनिंग के बीच में भी वो गवर्नर को अपना भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं। वो क्यों देते हैं, क्योंकि गवर्नर ही उनको सॉरी मैंने गवर्नर बोले तो प्रेसिडेंट आएगा यहाँ पे, प्रेसिडेंट ही उनको क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। जो आप देखना कभी अगर आप मान लो अगर आपका लक्ष्य है ये सर्विस में जाना, तो आप देखना जब आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आएगा ना, उस पर प्रेसिडेंट के साइन होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये तो हमने देख लिया है क्या, डिस्ट्रिक्ट जज और जो उसके नीचे के व्यक्ति हैं कैसे सिलेक्ट होते हैं, अपॉइंट होते हैं। अब इसका कंट्रोल किसके पास होता है, सुप्रीम कोर्ट का, जो हमारी हाई कोर्ट है उसके पास, और अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास रहेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, बट स्टेट लेवल पे आपको याद रखना, स्टेट लेवल पे 2 तरीके की कोर्ट होते हैं, एक हाई कोर्ट्स और दूसरे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। क्लियर है। ठीक है, अब जो है हम देखते हैं एक एक्ट आया था। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब आएगा यहाँ पे एक एक्ट आया है नालसा, सुना है आपने नालसा। ठीक है, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए हुआ क्या, जब मैंने आपको एक बार इसको रीड कर दूँ, मैंने आपको एक लेक्चर में करवाया था। ठीक है, मैं कौन सा लेक्चर करवाया था ये अभी मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, देखता हूँ आप कितने पढ़ते हो। मैंने आपको आर्टिकल नंबर 39A बताया था। ठीक है, अब पता चल जाएगा कितने बच्चे पढ़ते हैं। आर्टिकल 39A क्लियर है, यहाँ पे कैपिटल A आएगा, स्मॉल a लिखा है ना मैंने। अच्छा 39A, तो अब मुझे ये बताइए कि किसके अंदर आता है, किस पार्ट में और किस के तहत आता है ये आर्टिकल। ठीक है, अब इसी से पता चलता है कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। देखिए आर्टिकल 39A बेसिकली क्या है, एक DPSP है, याद आ गया, इसलिए मैं आपको ये रेंज याद करता हूँ। DPSP कहाँ से कहाँ तक चलता है, 36 से 51, याद आया, रेंज याद हो गया आपको भाई, 36 से 51 के बीच में 39A आ रहा है, तो ये DPSP के अंदर आता है। DPSP कहाँ आता है आपका, पार्ट 4 के अंदर। क्लियर है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें मैंने आपको उस लेक्चर में ब्रॉड एक फ्रेमवर्क दिया था याद करने के लिए। अब ये अगर आपको याद हो गया तो एग्जाम में अगर एज इट इज आ गया आर्टिकल 39 डील्स विद
तो इतना पता है, ये डीपीएससी से डील सर, डीपीएसपी की आपको सिर्फ वर्डिंग आपको पता होनी चाहिए, दैट्स इट, सिंपल, आपका काम खत्म। मतलब काम आपका खत्म नहीं, आपका एग्जाम में जो कहते हैं ना नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस जीरो हो जाएंगे। तो इसलिए जो है स्टडी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप वैसे ही करते जाओगे ना, तो आप खुद बोलोगे ये सब वी आर इम्प्रूविंग नाउ, ठीक है। चलिए, तो आर्टिकल 39A में क्या बोलते हैं हम, देखिए इसमें बताया था कि जो भी ये अमेंड करके डाला था इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट टाइम में, उन्होंने बोला था कि जो गरीब व्यक्ति है भाई, उसके पास इतना पैसा नहीं है, उसके पास ना रिसोर्सेज, ना इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन कोर्ट्स के अंदर, और पहली बात तो कोर्ट्स हमारी किस लैंग्वेज में काम करती है, इंग्लिश में। अब एक बात बताइए, जो व्यक्ति पढ़ा ही नहीं है या 10वीं तक पढ़ा है, 8वीं तक पढ़ा है, वो क्या अपना रिप्रेजेंटेशन इंग्लिश में दे सकता है? नो। दूसरा, क्या वो एक वकील को हायर कर सकता है? नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आर्टिकल 39A अमेंड करके डाला गया कि हम जो है मेक श्योर करेंगे कि लीगल एड दी जाए, ठीक है। जो गरीब व्यक्ति हैं, वीकर सेक्शन है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जिनके पास कोई जुबान नहीं है, ठीक है, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनको हम क्या करें, हम दें एक पावर, दैट इज फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड, कानूनी सहायता, और वो भी मुफ्त। इसके लिए क्या होगा, जो सरकारी वकील होगा ना वो देगा आपको, ठीक है। कोई प्राइवेट वकील है, एडवोकेट, वो देना चाहे तो दे सकता है, वो उसकी सोशल सर्विस में काउंट होगा, ठीक है। लेकिन जो सरकारी वकील है, गवर्नमेंट आपको पता है सरकारी वकील भी होते हैं, सरकारी वकील क्या करेगा, वो देगा आपको सहायता। अब ये बेसिकली बात आती है, ये हमने अमेंड करके डाला क्यों है, क्योंकि जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट करवाया था आर्टिकल नंबर 14, उसमें आपको मैंने बताया था, यहाँ आर्टिकल नंबर 14 क्या होता है, इक्वालिटी इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। याद आ गया? याद आ रहा है तो इट मीन्स आप पढ़ रहे हो, नहीं आ रहा है तो इट मीन्स आपको अभी से और मैनेज करने की जरूरत है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखिए यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ, आप कानून के बराबर समानता कब दोगे? अब एक गरीब व्यक्ति है, वो रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा, एक अमीर व्यक्ति है, ठीक है, जिसने गरीब के ऊपर केस कर दिया, अब वो अमीर है, उसके पास पैसा है, वो सब कुछ कर सकता है, और वो झूठ फूट बोल के कुछ भी अपने केस को जितवा सकता है, लेकिन उस गरीब को तो कुछ भी नहीं, नॉलेज ही नहीं, कानून क्या होता है यही नहीं पता। तो यहाँ पे इक्वालिटी कहाँ से हुई? तो इसलिए जो है डीपीएसपी में ये अमेंड करके डाला गया, ठीक है। क्यों? आर्टिकल 14 को रियल मायने में इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे फ्री लीगल एड आपने देखे, मैंने आपको क्या बोला था, डीपीएसपी क्या है, नॉन इन्फोर्सेबल पार्ट, आप उसको लागू नहीं कर सकते हो, जस्ट आप बोल सकते हो कि ऐसा ऐसा कुछ हम कर सकते हैं कानून बना करके। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए ग्राउंड के ऊपर, तो यहाँ पे 1987 में 1987 में क्या किया गया, यहाँ पे एक कानून बनाया जिसका नाम क्या था, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो एक्ट बनाया था इससे क्या होगा, इसके तहत एक बॉडी बनाई जिसका नाम शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं नालसा। ये काफ़ी बार न्यूज़ में रहा भी है, लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर, ठीक है, दिसंबर 2019 में भी न्यूज़ में था। अब यहाँ पे नालसा की फॉर्म क्या है, नेशनल, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ये जो है इसके एक्ट के तहत बनाई है। अब ये तो होगी पूरे नेशनल लेवल पे, और भाई स्टेट लेवल पे तो यहाँ पे बनाई है स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी यही सेम बना रखी है, ये अथॉरिटीज़ बनाई है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। तालुक लेवल पे जैसे आप देखेंगे साउथ इंडिया में, तो जैसे जहाँ हम जिसको कस्बा बोलते हैं, ठीक है, टाउन बोलते हैं, वहाँ पे तालुक बोलते हैं, ठीक है, तो तालुक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी तालुक लेवल पे बना रखी है। अब हाई कोर्ट लेवल पे मान लो कोई किसी ने हाई कोर्ट में केस ले गया किसी गरीब व्यक्ति पे, अब भाई वो हाई कोर्ट में उसका कोई फ्री लीगल एड कौन देगा, तो यहाँ पे बना रखी है हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये जो मैंने ऊपर लिखा है ना, नेशनल की जगह ये वर्ड ऐड करते चलो, नेशनल है तो यहाँ पे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तालुक लीगल सर्विस अथॉरिटी और हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट लेवल पे है तो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। तो ये जो है हमने बॉडीज बनाई है, ये सारे किसके तहत, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत, ठीक है। अब ये आया कब था, 1987 में। अब इसका काम क्या है, देखिए ये क्या करेगा, जिस भी लेवल पे, मान लो अगर स्टेट पे तो स्टेट देगा, डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट फ्री सर्विसेज देगा, ठीक है, और अगर मान लीजिए नेशनल लेवल पे, पूरे मतलब इंडिया लेवल पे कहीं पे भी सुप्रीम कोर्ट में तो नालसा, ठीक है, या फिर मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट की जो अथॉरिटी वो उस व्यक्ति की हेल्प करेगी लीगली। अब ऐसा नहीं है कि भाई वो किसी का हाथ पकड़ेगी, नहीं, आपको अप्रोच करना होगा, ठीक है।
तो उस पे क्या होगा, आपको फिर गाइड किया जाएगा कि आप ऐसे ऐसे जो है इस केस को अपना ऐसे अप्रोच करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, आपको ना थोड़ा सा फाइनेंशियली जो बोलते हैं कि अगर आपके पास बर्डन है, आप पर आप निर्दोष हो, तो इसमें क्या होगा, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आप जो कहते हैं ना कि भाई आप गलत है उसको आप मान लीजिए गलत, आपने कोई गलत किया नहीं बट आपको फंसा दिया गया, तो अगर आपको बिना किसी रिप्रेजेंटेशन को आपको सजा होगी, तो आप अंदर से गिल्ट फीलिंग करेंगे कि क्या हमारे देश का ये कानून है जो निर्दोष को सजा दे, ठीक है। और हमारी जो जुडिशरी है वो किस प्रिंसिपल वर्क करती है, वो इसी प्रिंसिपल वर्क करती है कि चाहे हजारों गुनाहगार छूट जाए लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा ना हो, ठीक है। यानी कि अगर बेसिक से हमारी जो वर्डिक्ट है उससे हजारों बेगुनाह जो है जो गुनहगार है वो बेसिक से छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट किसी गुनह का जो बेगुनाह है उसको सजा ना हो, ठीक है। तो इस यही हमारी जुडिशरी का प्रिंसिपल इस पर वो वर्क करती है, और इसलिए यही रीज़न है हमारी जुडिशरी जो है इतना स्लो काम करती है, क्योंकि वो हर एक एंगल से चीज़ों को देखती है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई काम ऐसे किया नहीं और उसको फंसा दिया गया, लेकिन वो थोड़ा सा गरीब है और उसको जो है अब आप सारे प्रूफ उसके अगेंस्ट दिखा रहे हो, तो जुडिशरी जो है ना वहाँ पे अपने भी कहते हैं ना कि अपना थोड़ा सा माइंड अप्लाई करती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो हर एक एंगल को देखती है कि ये जो व्यक्ति है इकोनॉमिकली कैसा है, अच्छा फाइनेंशियली कैसा है, ये क्या करता है, ये सब कुछ उस मैटर से भी देखती है। ऐसा नहीं कि केस आया बस हाँ हमारा तो काम केस को देखना, नहीं, वो थोड़ा सा सोसाइटी लेवल पे भी देखते हैं किस सोसाइटी से बिलोंग करता है, ठीक है, वो सब कुछ। उसके बाद जो है वो अपनी फाइनल वर्डिक्ट देते हैं, तो जिसमें आप देखते हैं 4 से 5 साल का एक समय आराम से निकल जाता है, ठीक है। तो रीजन बिंग यही है कि ताकि जो एक भी बेगुनाह है वो जो है उसको मतलब कहते हैं ना हमसे कोई गुनाह ना हो जाए। भाई वकीलों का जजों का काम क्या है, गुनहगार को सजा देना, बट अगर वो बेगुनाह को ही सजा देने लग जाए तो उनका जो कहते हैं ना कि मेन जो कर्म है वही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो जजेस हैं इस काम से बचते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया नालसा की बात कर लिए। देखिए, अब जो बेसिकली बात आती है, मैंने आपको क्या बताया, इंडिया में एक्ट 2019 में कौन सा बन गया था, CAA बन गया था ना, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन क्या ये लागू हुआ है? अब तक नहीं हुआ है। क्यों? 2019 में बन गया, लेकिन अब तक इसका रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें अभी से नोटिफिकेशन में नहीं आए। तो इसलिए अभी से इसको ये नहीं बोलोगे कि ये अभी इंप्लीमेंट हो गया है, नहीं, इंप्लीमेंट अभी से फोर्स में नहीं आया है। इसी तरीके से 1987 में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट तो बन गया था, लेकिन इंप्लीमेंट कब से स्टार्ट हुआ था, ये 9 नवंबर और 1995 से। क्लियर है? कितने साल निकल गए? 5 और 3 8 साल, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, ये हमारे क्या है, लेट लतीफ़ी भी कह सकते हो, ठीक है। क्या भाई, अब एक बात बताओ, जैसे फिलहाल जो हमने देखा है अपनी गवर्नमेंट के इस एडमिनिस्ट्रेशन में, ये क्या होता है कि भाई मान लो कोई कानून बनाना है तो उस पर क्या है, पहले से ही जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको काम पे लगा दिया जाता है कि भाई जो है हम ऐसा ऐसा कानून बनाएंगे और आप अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी से बनाने लग जाओ, ताकि विद इन 6 मंथ्स के अंदर जो है लॉ इंप्लीमेंट हो जाए, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि जो ये जो नालसा है, ठीक है, जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बनाया, इसके अंदर बेसिकली ये काम क्या करेंगे, ठीक है, क्या क्या सर्विस दे देंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, सबसे पहले आप क्या दोगे, फ्री लीगल एड दोगे, किसको, वीकर सेक्शन, ठीक है, जो भी कमजोर तबके के लोग हैं उसको। क्लियर है? उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी लोक अदालत है उनका गठन करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे। लोक अदालत क्या होते हैं अभी डिस्कस करेंगे एक एक करके, लोक अदालत को भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, इसलिए मैंने आपको बोला था ये जो लेक्चर है सॉवरेन कोर्ट से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, क्या है कि बच्चे ना इस टॉपिक को छोड़ ही जाते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पढ़ लेते हैं और सॉवरेन कोर्ट को वो ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, हाँ ठीक है ऐसा ऐसा होता है, बस ठीक है, वेरी गुड, वेल चैम्प, है ना, तोड़ देंगे एक दिन में एग्जाम को। लेकिन होता क्या है, जब एग्जाम में यही चीज़ें आती है ना, पढ़ा तो है, समझ में नहीं आ रहा क्या था, ये है ये है अकड़ बकड़ ऐसे फिर करके ना हम तुक्का मारते हैं फिर ऑप्शन पे, तो वहाँ पे हमारे से क्या होते हैं, गलतियाँ होती हैं। तो इसलिए बेटा जब भी पढ़ो ना, चीज़ों को देखो, करना है तो करो, नहीं करना है तो उसको साइड कर दो, बुक को ही साइड कर दो पूरी। लेकिन अगर ऐसा नहीं, ये लोक अदालत पढ़ लिया, हाँ हाँ बस ठीक है, इतना ही बहुत है इसमें, इंपॉर्टेंट बस इंपॉर्टेंट, कभी भी इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ नहीं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से कभी भी कोई चीज़ लेस इंपॉर्टेंट नहीं होती, कोई मोर इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है। हर चीज़ जो है इंपॉर्टेंट होती है, बस बशर्ते आप उसको समझते कैसे हो, ठीक है। अब तीसरा काम क्या है, जो नालसा है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, वो क्या करेगी, या फिर जितनी भी जो अथॉरिटीज हमने अभी डिस्कस की थी, डिस्ट्रिक्ट, तालुक और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये क्या करेंगे, अवेयरनेस कैंप भी लगाएंगे इन रूरल एरिया, स्पेशल्स रूरल एरियाज, जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारे, सबसे ज़्यादा तो हम देखते हैं वहीं पे ही लोगों में क्या होते हैं, इलिटरेसी रेट पाई जाती है, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या होगा, अवेयरनेस कैंप लगाए जाएंगे, कौन, जो लीगल पर्सन होंगे उनके द्वारा। उसके बाद लोक अदालत ऑर्गेनाइज की जाएंगी। अब लोक अदालत क्या होती है, यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ ताकि मैं जब यहाँ पे आऊँगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। मान लीजिए जैसे मैंने कोई डिस्प्यूट रेज कर दिया किसी के अगेंस्ट, अब वो देखा कि यार ये डिस्प्यूट थोड़ा छोटा सा ही है और हम जो है मित्रतापूर्ण अपने आप सुलझा सकते हैं, तो लोक अदालत क्या होते हैं कि भाई फलाने ने मेरी भैंस खोल के ले गया, वो मेरी भैंस को चोरी करके ले गया, ठीक है, या फिर उसने मेरी जो है ना ये चीज़ मेरे घर से उठा ली, ये जो ऐसे छोटे छोटे मैटर होते हैं, अब इनको ये जो है लोक अदालत के अंदर सुलझा लिया जाता है। आप इसमें भाईचारा जिसको बोलते हैं ना कि यार चलो ना क्या कोर्ट में इतना 4-4-5 साल तक, ठीक है, उसके बाद वकील का खर्चा भी लगेगा, हमारा भी तुम्हारा भी, ठीक है यार हमसे गलती होगी, आगे से हम आपको प्रॉमिस करते हैं ऐसे गलती नहीं होगी। तो क्या होता है ऐसे टाइम में क्या होता है, लोक अदालत में ये सारे मैटर्स आते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि ये काम, ये बेसिकली जो है इन काम होते हैं किसके, जो हमारी लीगल सर्विस अथॉरिटी है उनके, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो और या फिर नेशनल लेवल पे हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब मैं आपको बता रहा हूँ फ्री लीगल एड, तो आपको ये पता होना चाहिए फ्री लीगल एड में क्या क्या इंक्लूड होगी, ठीक है। जैसे अगर आपको मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें जो आपकी फ्री लीगल एड में आती है, ठीक है, जैसे फ्री लीगल एड में क्या क्या आएगा, तो फ्री लीगल एड में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फ्री एड, क्या क्या इंक्लूड है फ्री एड में, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब आप देखते हो, अगर आपने ये तो पता होगा कि जब आप कोर्ट के अंदर जाते हो तो कोर्ट की एक फ़ीस लगती है, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता कितनी लगती है, बट फीस ज़रूर लगती है जब आप किसी भी, लेट्स से आप स्टैम्प पेपर के ऊपर कुछ भी लिखवाने जाते हो, ठीक है, या जैसे आपने कभी लैंड परचेज की हो तो उसकी रजिस्ट्री कराते हो तो उस पर भी स्टैम्प पेपर होता है, तो एक फ़ीस होती है वो। तो जब आप कोई कोर्ट के अंदर केस फाइल करते हो, पहले तो वकील है वो फीस लेगा, कोर्ट है वो अपनी फ़ीस लेगा, दूसरा कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रिंट करना है तो उसकी फीस लगेगी। बट इसमें ये बोला गया इन सब का जो चार्जेस है, ऑल चार्जेस में, मतलब जैसे वकील की फ़ीस आ गई, कोर्ट की फ़ीस आ गई, वो आपको यहाँ पे नहीं पे करनी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है फ्री एड, आपको ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करनी, हम जो है खुद जो है आपको आपका केस देखेंगे, फ्री लीगल एड के तहत ये है। दूसरा, आपको जो लॉयर है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा, इसमें आपको लॉयर ढूंढने की जरूरत नहीं है, लॉयर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्लियर है। ये आपका किसके अंदर आ रहा है, सारा फ्री एड के अंदर बता रहा हूँ मैं। जैसे हम बोलते हैं ना फर्स्ट एड किट, अब मान लो किसी को चोट लग जाए तो आप पहली नज़र में, ठीक है, पहली बार में क्या क्या उसको सहूलियत दोगे। मान लो अगर वो थोड़ी सी चोट आई है, साफ़ करके उसको डिटोल से या फिर सेवलॉन से, फिर उसको क्या करेंगे हम पट्टी कर देंगे, या फिर थोड़ी सी खरोच आई है तो बैंडेड लगा देंगे, ऐसे ये क्या होती है हमारी फर्स्ट एड होती है, यानी कि बिना किसी कॉस्ट के आप किसी को हेल्प करो। तो यहाँ पे हम बात करें फ्री एड की, सबसे पहले आप जितने भी आपके चार्जेस हैं वो आपको नहीं पे करने कोर्ट के। लॉयर को हायर कैसे करना है, ठीक है, कौन सा हमारा लॉयर होगा, उसके लिए भी आपको सिरदर्दी नहीं लेनी है, ठीक है। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारी कंट्री में कानून बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, बात आती है लागू करने पे। ये देखो कानून कितना अच्छा बनाया, लेकिन क्या आपको दिखता है ग्राउंड के ऊपर क्या ये सब चलता है, नहीं चलता है। क्यों, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो अगर आप ये सोचते हो कि हमें ये चीज़ें सुधारनी है, तो आपको ये पहले प्रॉब्लम तो पता होनी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, क्लियर। जैसे डॉक्टर के पास कोई मरीज है, बोले डॉक्टर साहब मुझे ना ये बताएं, डॉक्टर साहब मुझे देखना, तो आप क्या देखोगे एज ए डॉक्टर, क्या देखोगे, कुछ भी नहीं, जब तक कि अनलेस एंड अनटिल वो अपनी प्रॉब्लम आपको शेयर ना करे, ठीक है, कि सर मेरा सिर दर्द हो रहा है या फिर 2 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट करोगे ना। तो जब आप अगर IAS IPS ऑफिसर बनना चाहते हो, या जो भी आप मतलब किसी भी एग्जाम को जो क्रैक करना है, तो पहले आप ये तो देखो जिस सिस्टम में जा रहे हो उसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये पता है तभी तो आप ये इंटरव्यू में बोल सकते हैं ना कि सर दिस आर द बिगेस्ट इशूज इन अवर कंट्री एंड वी वांट आई वांट टू रिमूव इट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे जब आंसर करोगे ना, आपके पास क्या कहते हैं जवाब भी होना चाहिए, काउंटर जो, अब ऐसा तो है नहीं कि आपने जो आंसर कर दिया उसके अगेंस्ट वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन तो पूछेंगे, लेकिन आपके पास आंसर होना चाहिए। आंसर कब होगा, जब आपको नॉलेज होगी, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमने देखा फ्री एड के अंदर। फ्री एड में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए जो कॉपीज होती है, ठीक है, प्रिंट करवाना है, किसी कागज़ का कोई खर्चा है प्रिंटिंग का, वो भी आपको क्या है नहीं पे करना है, प्रिंटिंग कॉस्ट, ठीक है, प्रिंटिंग कॉस्ट हो गया। दूसरा आपको जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसलेशन जो होता है, मान लीजिए आप उर्दू जानते हो, ठीक है, और आपके डॉक्यूमेंट्स जो बने हुए उर्दू में बने हुए, मतलब आपके दादा दादी के टाइम पे उर्दू में बने हुए या पारसी में बने हुए, कोई भी ऐसी भाषा जो कि कोर्ट किस में काम करते हैं, इंग्लिश में, तो उसको जो ट्रांसलेट करोगे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, जैसे अभी आप देख रहे होंगे ये जो NRC जो था एक्ट असम में आया था, उसमें बहुत से डॉक्यूमेंट्स उर्दू में थे, तो उसको जो ट्रांसलेट करोगे, ठीक है, वो भी किस में आपका फ्री में दिया जाएगा ट्रांसलेशन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
अब ये सारी क्या हमने क्या करी है, फ्री एड देखी है। लेकिन अब बात आती है ये मिलेगा किसको, किस व्यक्ति को जो है आप ये फ्री एड दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहले कोई भी महिला जो गरीब महिला है, ठीक है, उसको, या फिर एंड चिल्ड्रन, भाई कोई बच्चा है उसको भी मिलेगा ये, क्लियर है। उसके बाद मेंबर ऑफ SC और ST कम्युनिटी का, SC ST कम्युनिटी का जो मेंबर है उसको भी, क्लियर है। उसके बाद कोई भी वीकर सेक्शन है, ठीक है, वीकर सेक्शन में जैसे आपका इंडस्ट्रियल लगा लो, भाई कोई मजदूर है, फैक्ट्री में काम करता है या दिहाड़ी पे काम करता है, इंडस्ट्रियल वर्कर, उसको भी दोगे। ये सारी सुविधाएं जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और या फिर जैसे आपको लगा लो कोई व्यक्ति आपकी पुलिस कस्टडी के अंदर है, तो आप उसको भी तो ये सब प्रोवाइड करोगे ना। अब वो कस्टडी के अंदर, वो बाहर जाके तो वकील हायर नहीं करेगा, आपकी कस्टडी में, तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ से, किसको दोगे, कस्टडी वाले व्यक्ति को आप खुद दोगे, ठीक है। दूसरा कोई कहीं पे जैसे केरला के अंदर या बिहार के अंदर हर बार क्या आता है, बाढ़ आए, डिजास्टर होता है, उसमें व्यक्ति जो है मान लो उसमें से कुछ सदस्य बिछड़ गए या कुछ मर गए उसके बाढ़ के अंदर व्यक्ति के, अब वो रह गया अकेला, उस टाइम पे उसको जो हेल्प प्रोवाइड करोगे, ठीक है, यानी कि डिजास्टर से जो इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है। दूसरा डिसेबल्ड पर्सन, डिसेबल पर्सन होता है कि जैसे मान लीजिए जिसको हम बोलते हैं अपाहिज, ठीक है। तो इसको हालांकि अभी जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट, इन्होंने इसको डिसेबल नाम बोल के बोला गया, पर्सन विद सम स्पेशल क्वालिटीज़, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आप क्या होता है कि जब किसी चीज़ को, अब एक वो तो बोल रहे हो डिसेबल, यानी कि वो थोड़ा सा उसमें कुछ कमी है, नहीं कमी नहीं होती। देखो हर चीज़ किसी ना व्यक्ति को भगवान ने कुछ खास बनाया। तो जो व्यक्ति जो मतलब थोड़ा सा चलने फिरने में किसी को दिक्कत हो, या फिर किसी को हाथ से, शरीर के किसी भी अंग से कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको हमें डिसेबल नहीं बोलना चाहिए, अपंग नहीं बोलना चाहिए, नहीं, हमें बोलना चाहिए कि ये इनमें क्या है, कुछ खास करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो इनको कुछ खास तरीके से बनाया गया। आपने देखा होगा पैरालंपिक्स के अंदर, ठीक है, बहुत से जो हमारे इंडियन एथलीट्स है मेडल्स जीत के आते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि उनके अंदर कोई क्रेज नहीं होता है, उनमें कोई जज्बा नहीं होता, जज्बा तो उनमें भी होता है, लेकिन बस ऊपर वाले की जो कहते हैं ना इच्छा, उसके अकॉर्डिंग उनको कभी बार हो सकता है कुछ पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। और वो पार्ट्स में प्रॉब्लम होना देखो किसी के साथ भी होता है, आपके साथ हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सुना हो एक बीमारी होती है जिसको हम लोकल यहाँ पे बोलते थे हवा लग गई, ठीक है, जिसको लकवा बोलते हैं हम। अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे को एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा है। तो जैसे लकवा बोलते हैं ना, लकवा लग जाते हैं, तो मान लो अगर अपर वाला पार्ट है, ठीक है, वो सारा एकदम से ऐसे हो जाएगा, आपसे हिला भी नहीं जाएगा। आप ये फिंगर है, इसको हिलाने की कोशिश करोगे, हिलेगी नहीं। तो वो क्या है, आप अच्छे खच्चे थे लेकिन एकदम से आपको लकवा लग गया और आप बीमार, ठीक है। तो वो बीमारी जो है, आप उस टाइम क्या हो जाएगा, आप भी तो डिसेबल ही हो गए एक तरीके से। तो ये जो है आपको कभी किसी का ऐसे टाइम पे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमने देख लिया है लीगल सर्विसेज किस किस को मिलेंगे जो ऐसे इन कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्लियर है। इंडस्ट्रियल वर्कमैन हो गया, मेंबर ऑफ SC ST हो गया, वुमेन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, दूसरा पर्सन कोई कस्टडी के अंदर है वो। और यहाँ पे एक चीज़ और डाली गई है, इनकम की भी बात की गई है। अगर किसी की इनकम साल की 1 लाख से कम है, 1 लाख से कम है, तो उसको भी दोगे। दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है तो इसकी लिमिट है 1,25,000 साल का। मैं अगर इससे कम कमा रहा हूँ तो मुझे जो है ये सारी हेल्प दी जाएगी, ठीक है। चलिए, अब ये तो हमने देख लिया है सारा जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है उसके अंदर क्या क्या बोला गया है। ये क्वेश्चन मेरे को जहाँ तक लग रहा है इस बार एग्जाम में आएगा आपको, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम किसकी, लोक अदालत की। उससे पहले मैं इसको इरेज कर दूँ। चलिए, अब हम डिस्कस करते हैं लोक अदालत को। अभी हम देखते हैं लोक अदालत को, ठीक है। देखिए, जो लोक अदालत है, ये नाम से पता चला, लोक यानी पीपल, अदालत जो लोगों की अदालत हो। अब देखिए, लोक अदालत, लोक अदालत ये बेसिकली क्या होता है। देखिए, ऐसा तो है नहीं ये अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया है, तो जो जस्ट इसको मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट इसको जैसे स्टैट्यूटरी जो एक्ट है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, उसके तहत जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि कानून में डाल देगा तो अभी से आई है, नहीं, ये पहले भी होती थी प्राचीन समय पे, राजा महाराजाओं के समय पे भी। वहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए जैसे किसी का कोई अपना झगड़ा है तो उसको क्या करते थे, जैसे पंचायत बोलते हैं ना, पंचायत में फैसला होता था, ये उसको हम क्या बोलते थे, लोक अदालत। अब देखिए, ये इंस्टीट्यूशन जो है इतना इफेक्टिव कारगर साबित हो रहा है पिछले कुछ सालों से
कि जो लोगों का एक तो टाइम बचता है इसमें, दूसरा जो फाइनेंशियली जो उन पर बर्डन आता था कोर्ट्स के अंदर वो कम हो गया। अब देखिए कोर्ट्स ऑलरेडी जब हम बात करते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पे क्या होता है ऑलरेडी इनके पास इतना सारा बर्डन है केसेस का, तो ये छोटे छोटे केसेस जो होते हैं, जैसे मान लो किसी ने मान लो 10 रुपये चुरा लिए किसी के, ठीक है, तो उस मैटर को आप कोर्ट में ले जाओ, तो वहाँ पे क्या होता है कि ऐसे टाइम पे क्या होता है लोक अदालत काम आती है। लोक अदालत क्या करती है, ये मैत्रीपूर्ण, ठीक है, एमिकेबल फॉर्म में, जैसे क्या करेंगे, एक व्यक्ति को और दूसरे व्यक्ति को आपस में बैठाएंगे, उसका मैटर समझेंगे, इसका मैटर सुनेंगे, उसके बाद क्या होता है वो अपना एक डिसीजन सुनाते हैं कि भाई देखो ठीक है आपसे भी गलती हुई है और आपसे भी गलती हुई है, चलो एक समझौता करते हैं, फिर समझौता करवाया जाता है। उसमें फिर क्या होता है जो दोनों व्यक्ति मान भी जाते हैं मोस्टली केसेस में, और नहीं मानते तो उनके पास जो है फिर आगे चांसेस है हाई कोर्ट में जा सकते हैं वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो लोक अदालत ने जो बोल दिया उसके बाद कहीं नहीं जा सकते, नहीं जा सकते हो, बट डिपेंड करता है कि अगर 90% केसेस आपके यहीं पे लोक अदालत पे ही आपके हैंडल हो रहे हैं तो क्यों फिर जो है हम हाई कोर्ट का टाइम वेस्ट करें, ठीक है। तो जो लोक अदालत है, ठीक है, यहाँ पे एक बात याद रखनी है आपको कि इसका जो गठन है किससे हुआ था, सुप्रीम कोर्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ मेंशन नहीं है, याद रखना है, जो मैंने अभी 1987 वाला एक्ट बताया था आपको, ठीक है, कौन सा, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, इस एक्ट में ही लोक अदालत की बात की गई है। हालांकि लोक अदालत पहले से ही चल रही थी, ऐसा नहीं इस एक्ट से आया, लेकिन इस एक्ट से जो है इसको परमानेंट लोक अदालत का स्टेटस मिल गया, परमानेंट, ठीक है, यानी कि अब जो है परमानेंट रहेंगे। पहले क्या होता था केस टू केस जो है लोक अदालत बनती थी, ठीक है। अभी मान लीजिए कोई छोटा सा केस है, चलो यार लोक अदालत में इसको बनाते, पहले लोक अदालत का गठन करेंगे, उसके बाद इसमें मैटर को सुनेंगे, फिर जो है जैसे मैटर सॉल्व हो गया लोक अदालत भी हट गई। लेकिन अब क्या है लोक अदालत को इस एक्ट के तहत परमानेंट स्टेटस मिल गया, ठीक है। पहले इसको स्टैट्यूटरी नहीं था, लोक अदालत को कानूनी पजामा नहीं पहना रखा था, कहने का मतलब ये है। अब यहाँ से कानूनी पहचान भी मिल गई है इसको, और सभी लोग जो है इसको अभी इसकी मानते भी हैं। अभी इस एक्ट के तहत इसको पावर मिली है, जो अभी हमारी सिविल कोर्ट है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सिविल कोर्ट, उसकी पावर मिली है। कहने का मतलब ये है जो सिविल प्रोसीजर कोड है 1908 उसके तहत, जैसे अगर ये लोक अदालत किसी को सम्मन भेजेगी तो उसको आना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सम्मन चला गया और वो आ नहीं रहा है। जो मतलब एक सिविल कोर्ट जो काम करती है, ठीक है, किसी को गवाही के तौर पे बुला सकती है, किसी को सम्मन भेज सकती है बुलाने के लिए, ठीक है, वो सारा जो है लोक अदालत भी कर सकती है, और उसको वही सेम पावर मिली है जो कि आपको एक सिविल कोर्ट को मिल रखी है, ठीक है। किसके साथ, सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908। इसी तरीके से क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट आता है 1973, ये तो है सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है, ये आया था 1908 में। और CRPC जिसको बोलते हैं हम सिविल प्रोसीजर कोड, ये आया था 1973 के अंदर। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। अभी होता है क्या, देखिए नाम से पता चल रहा है प्रोसीजर, इसमें क्या है ना, जैसे मान लीजिए प्रोसीजर होता रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने किसी का फ़ोन चुराया तो उसमें ना सिविल प्रोसीजर कोड में जाओगे, किसी ने अगर किसी का फ़ोन चुराया तो प्रोसीजर क्या होगा भाई, पुलिस सबसे पहले क्या करेगी, तफ्तीश करेगी, FIR लगेगी, ये सारे ना एक प्रोसीजर लिखे होंगे, तो उसके तहत जो आपकी पुलिस काम करती है। अगर किसी ने कोई क्रिमिनल एक्ट कर दिया है तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को पढ़ोगे आप कि भाई अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, मर्डर किस तरीके से किया है, वो सारे मतलब उसमें ना आगे कैटेगरीज होते हैं, फिर आप उसमें देखोगे अच्छा इस कैटेगरी में मेरा ये मैटर आता है, उसके अंदर प्रोसीजर देखोगे आपको ये करना है, फिर ये करना है, ये करना है, वो आता है आपका CRPC, ठीक है। पहले क्या होता था, मैं खुद कंफ्यूज होता था, IPC CRPC ये CVC ये है क्या, ये पर जैसे जैसे आगे फिर कहते हैं ना, जब आप एक बार ठान लो ना सीखने की तो चीज़ें आपके लिए कहते हैं ना, एक बार बस क्या होता है जब आप पहली बार पढ़ना स्टार्ट करते हो किसी नए सब्जेक्ट को, या कुछ सालों बाद जैसे आपको 3-4 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए और दोबारा पढ़ने का मन करता है, तो एक ना ऐसा लगता है कि अरे बंद दरवाजा है, ये खुल नहीं रहा है, लेकिन आप लगे रहो, ये बंद दरवाजा धीरे धीरे ऐसे ऐसे खुलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये फिर ऐसे स्टेबल हो जाएगा, फिर आप जितना अंदर जाते जाओगे जो आपको कभी लाइफ में पता ही नहीं था, अच्छा ऐसा भी होता है, तो आपको नॉलेज मिलती जाएगी, ठीक है। ये मैं अपने खुद के एग्जाम्पल से बता सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, कभी भी देखो ये मैं खुद बोलूँगा, चाहे कोई व्यक्ति अभी जॉब कर रहा है या फिर वो मान लो उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी, कुछ भी हो गया, लेकिन लर्निंग मत छोड़ना, सीखते रहो, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो, ठीक है। पढ़ना मत छोड़ना बिल्कुल भी, चाहे पढ़ो 1 घंटा दिन का, लेकिन पढ़ो जरूर। और पढ़ना ये नहीं न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो वो पढ़ना होगा, नो, कुछ अच्छी बुक्स उठाओ, ठीक है, वो। और नॉवेल्स ऐसा नहीं कि कोई लव स्टोरी के नॉवल पढ़ने लगे, नो, वो भी कोई रीडिंग में नहीं आती, स्टडी में नहीं आती। स्टडी ऐसी जो आपके मतलब आपको कोई अलग से एक पर्सनैलिटी ट्रेट निकाल के दे आपको, ठीक है। जब आप किसी के 4 बंदों के बीच में बात खड़े होकर करो तब आप बोलोगे यार वाह क्या बात है, ठीक है।
तो जब मैंने आपको बताया कि इसको कानूनी पजामा नहीं था पहले, ये कब आया, 1987 में के एक्ट से दिए गए, ठीक है। तो सबसे पहले जब बात करते हैं जो इंडिया के अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो लोक अदालत का गठन हुआ था 1982 के अंदर। कब? गुजरात के अंदर, ठीक है, 1982 में। हालांकि उस टाइम इसको कोई स्टैट्यूटरी पहचान नहीं मिली थी, हालांकि बस जस्ट एक तरीके से जो है मैटर को सुलझाया गया था गुजरात के अंदर 1982 में। उसके बाद 87 में वो एक्ट आया और फिर उसके तहत जो है लोक अदालत को आपको क्या मिल गई, कानूनी पहचान मिल गई। और उसके बाद 2002 में, ठीक है, इसको परमानेंट स्टेटस दिया गया था लोक अदालत को। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि जो लोक अदालत हैं, ठीक है, इनके जो मेन फंक्शंस क्या होंगे, ठीक है। देखिए, जो लोक अदालत है, पहली बात तो इसको आपको कैसे पता चलेगा कि जो लोक अदालत के अंदर मैटर जाएगा कि नहीं जाएगा, मैटर, ठीक है। मैं यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ, जैसे पार्टी ए और पार्टी बी, पार्टी ए और पार्टी बी। अब देखिए, इसने, इस पार्टी ने इस पार्टी बी पे केस किया है, ठीक है। केस का मतलब इस पार्टी ने इसके ऊपर केस किया है। अब या तो ये दोनों पार्टी ये बोलें कि भाई हमें ना कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ रहा, चलो इसको बाहर ही सुलझा देते हैं। तो जब ये दोनों पार्टी, ठीक है, दोनों बोथ पार्टीज एग्री, तब भी जो है मैटर कहाँ जाएगा, आपका लोक अदालत में चला जाएगा, ठीक है। या फिर इस पार्टी में से और इन दोनों पार्टियों में से कोई एक पार्टी एप्लीकेशन लिखे, भाई केस कोर्ट में जा चुका है, कोर्ट को इन दोनों पार्टी में कोई भी एक एप्लीकेशन लिखे कि माननीय श्रीमान जी, जज जो भी है, कि हम चाहते हैं कि अपना जो मैटर है आपसे पहले हम जो है बाहर सुलझा लें इसको, आउट ऑफ द कोर्ट, ठीक है। आप कभी याद रखना, जब आप कोर्ट जाते हैं ना, तो कोर्ट खुद आपको ये बोलेगा कि भाई क्या आउट ऑफ द कोर्ट आप मैटर को सुलझाना चाहते हो। तो आउट ऑफ द कोर्ट का मतलब ये होता है भाई आप जो है बाहर लोक अदालत के अंदर आप अपना बैठ के, ठीक है, उसमें जो होता है आपको जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फिर उसके बाद होता है यहाँ पे ये होगा, दोनों पार्टी में से कोई एक बोल दे, तब जो है आप बोलोगे यस, यहाँ पे आप लोक अदालत में जा सकते हो, ठीक है। अब बात आती है जैसे लोक अदालत का गठन कौन करेगा। सबसे पहले जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले 1987 वाला एक्ट बताया था, उसके अंदर क्या होता है, चाहे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है या फिर स्टेट लीगल अथॉरिटी है या फिर आपकी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, वो भी जो है आपकी गठन करेगी। और वो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे टाइम पे गठन करेंगे जब उनको लगे कि हाँ इस मैटर को आप लोक अदालत के द्वारा इशू सुलझा सकते हो, तो आप क्या करोगे, उसके तहत आप कर दोगे। अब इसके अंदर जो ऑफिसर्स दिए जाएंगे, ठीक है, लॉयर, एडवोकेट, जज, वो जो है आपको ये अथॉरिटी जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी, वो खुद प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं आप खुद ढूंढोगे जज को, नहीं, बेसिकली होता ही है कि जो सर्विंग या फिर रिटायर्ड जो जुडिशियल ऑफिसर होता है, वही इसमें क्या बन जाता है आपका, इसका चेयरमैन, ठीक है। और जो एडवोकेट होते हैं और या सोशल वर्कर जो समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, एंड एडवोकेट, वो इसके क्या बन जाते हैं, मेंबर, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए, ये एडवोकेट और सोशल वर्कर क्या करेंगे, दोनों पार्टियों को समझाएंगे कि भाई देखो ऐसा ऐसा मैटर है, ये जो चेयरमैन है यानी कि जो जुडिशियल ऑफिसर है, चाहे या तो रिटायर्ड हो या फिर वो अभी सर्व कर रहा हो, तो वो क्या करेगा, चेयरमैन का काम करेगा, यानी कि जज का काम करेगा। तो ये मान लो इन्होंने दोनों को मैटर समझाया, फिर भी बोला कि माननीय चेयरमैन जी मैटर सुलझ गया है, अब आप बताइए इनको क्या क्या आपको वो देनी है। उसके बिहाफ पे जो है ये इनको फाइनल अपने डिसीजन देते हैं कि ठीक है जी, दोनों तरफ के समझौता हो गया, हमें बहुत खुशी हो रही है और दोनों तरफ से गलती हुई है, इसलिए जो है दोनों को कुछ मान लो फीस जो है आपको भरनी पड़ सकती है। जैसे मान लो आप इसको इतने पैसे दे दो, ठीक है, तो आगे से जो है फिर आप ऐसा नहीं करोगे, रिटर्न में लिखवा लिया जाता है, ऐसा है बस। ये है हमारी लोक अदालत, और इसमें आपको ज़्यादा इतना उसमें जाने की जरूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए लोक अदालत होती क्या है, पहले क्या कैसे काम करती थी। जैसे अभी आपने सुना होगा ना, गांव में सरपंच जो है पहले पंचायत बैठती थी, वो फिर डिसीजन, वो एक तरीके से लोक अदालत ही होती थी आपकी, ठीक है। बट अभी जो है उसको कानूनी पैजामा पहना दिया है और हम उसको बोलते हैं अभी क्या है, ये लोक अदालत है, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना है। अच्छा, अभी आपका नेक्स्ट जो इसमें आता है, लोक अदालत हो गया है, ठीक है। आपने सुना होगा नगर पंचायत, सुना है। अभी इसमें क्या होता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक, कहीं पे इसको कचहरी बोल दिया जाता है, कहीं पे इसको पंचायती कोर्ट बोल दिया जाता है, ठीक है, और कहीं पे जो है इसको बेसिकली अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कोई फिक्स नाम है कि पंचायत कोर्ट बोल दिया तो पंचायत कोर्ट ही हर जगह नाम मिलेगा, नहीं, यहाँ पे आपको अलग अलग नाम मिलने को देखे जा सकते हैं। जैसे
फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको नाम बताया वही हो सकता है, ठीक है। अब इसको भी स्टैट्यूटरी जो है पैजामा पहना दिया कब, ग्राम न्यायालय एक्ट जो है 2008 में पास किया था, उसके तहत जो है इसको अब क्या है, हर जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा, हर ग्राम जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, हर गांव के तौर पे वहाँ पे क्या बनाए जाएंगे, ग्राम न्यायालय बनाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मान लीजिए सबसे आपका लोवेस्ट रूट होती है, लोवेस्ट ग्राउंड लेवल पे मैं बोल देता हूँ, यानी ग्राउंड लेवल पे ही मान लो कोई मैटर उठा, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ अभी 67% जो हमारी पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग कहाँ रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव में। अब यहाँ पे अगर कोई मैटर उठा तो आप क्यों ना ग्राम न्यायालय के अंदर ही उसको सुलझा लीजिए, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो जो ऑटोमेटिक जो केस, अगर ये नहीं है ग्राम न्यायालय तो क्या होगा, ऑटोमेटिक वो केस कहाँ जाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वो कहाँ जाएगा, अगर मान लो नहीं सुलझा तो हाई कोर्ट में जाएगा। अब आपको पता है एक बार हाई कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट के पास ऑलरेडी इतना काम पहले से ही पड़ा रहता है, कभी इलेक्शन पिटीशन है, कभी कोई पिटीशन, कभी इलेक्शन की वो ये सर इसने मेरा ये कर दिया, ठीक है, हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया, तो हमारी जो हाई कोर्ट है वो तो पहले से ही बहुत बिजी रहती है। तो अगर से छोटे छोटे मैटर और चले गए कि गांव में तो बेसिकली होता है, फलाने ने जी मेरी भैंस चुरा ली, ठीक है, या फलाने ने जो है ना हमारे घर की छत को तोड़ के अपने छत के अंदर हिस्सा ले लिया, ये कर दिया, ज़मीन मतलब ज़्यादातर ज़मीन से रिलेटेड रहता है, या तो पशुओं से रिलेटेड या ज़मीन से रिलेटेड, ये विवाद रहते हैं, और जिनको जो है आपस में बैठ के समझा के सुलझाया जा सकता है, ठीक है। एक मिनट, आँख में कुछ पड़ गया मेरे, चलिए। तो ये हमने कर लिया है ग्राम पंचायत या ग्राम न्यायालय। अब देखिए ये मैंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र पे मान लो कोई भी मैटर सामने आया ग्रामीण लेवल पे, आप उसको सुलझा लीजिए। अब यहाँ पे अगर नहीं सुलझता तब जो है आप जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आइए, ठीक है, ये इसमें प्रोविजन में बोला गया। यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो काफ़ी हेल्प करती है, मॉनेटरी हेल्प भी देती है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल 18 लाख तक की सहायता देती है, जिसमें 10 लाख तक तो जो है आपका कंस्ट्रक्शन, भाई बिल्डिंग बनाई जाए सारा कुछ, उसमें 5 लाख 3 लाख जो बेसिकली फिर आपका किस में जाता है, जो ऑफिसर्स होते हैं उनके ऊपर खर्च किया जाता है। अब ये तो हो गया, हमने देख लिया ग्राउंड लेवल पे। अब बात करते हैं, जैसे आपने कई बार सुना होगा फैमिली कोर्ट्स, सुना है ना, कई बार फैमिली कोर्ट में मैटर सुलझ गया। तो ये बेसिकली फैमिली कोर्ट्स क्या होती हैं, देखिए यहाँ मैं अभी लिखूंगा नहीं, आपको जैसे बोल के समझा देता हूँ, कोई ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है। आपने बेसिकली इसमें जो नालसा था ना 1987 वाला, वो आपको समझ में आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है बस, दैट्स इट, और कोई वो नहीं है। वहाँ सेशन कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट साइड पे ये थोड़े से जो मैं आपको इनिशियली डिफरेंस बताया था वो आपको ध्यान रखना। और एक इंपॉर्टेंट बात, आप में से कोई बच्चे हो सकता है कि जैसे किसी स्टेट से भी जो भी आप देख रहे होंगे, तो वहाँ पे हो सकता है हर स्टेट लेवल पे क्या होता है, नॉमेनक्लेचर चेंज होता रहता है, ठीक है, जो इनका नाम है वो चेंज होता रहता है। तो इसलिए अभी कभी भी देख लेना, हर स्टेट में इनका जो बेसिकली क्या होता है स्ट्रक्चर, आपको ज़रूरी नहीं है ऐसे ही मिले, स्ट्रक्चर चेंज हो सकती है, बट बेसिकली जो मैंने आपको बताया है वो 3 टियर सिस्टम ही मिलता है मोस्टली स्टेट्स में, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे सिविल कोर्ट, सिविल डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट, यहाँ पे फिर सेशन कोर्ट, फिर उसके बाद सिविल कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट, वो सबऑर्डिनेट कोर्ट, ऐसे करके मुंसिफ कोर्ट, ये ऐसे 3 टियर सिस्टम ही मिलेगा आपको मोस्टली, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये आपको कॉमन है, बट हो सकता है किसी स्टेट में जो है ये प्रोविज़न ना भी ऐसा सेम मिले, तो ज़रूरी है फिर आप बोलोगे सर आपने तो गलत बहुत बताया, आपने सही नहीं बताया, ये नहीं, इसलिए मैं आपको पहले ही क्लेरिफाई कर देता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि देखिए स्टेट लेवल पे क्या होता है, ये जो स्टेट लिस्ट होती है वो हर स्टेट जो है अपने ज़रूरतों के अकॉर्डिंग जो है अपने लॉज को क्लियर करता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था फैमिली कोर्ट की। देखिए फैमिली कोर्ट जो है बेसिकली ये देखता है फैमिली मैटर्स को। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का अभी रिसेंटली शादी हुई है, उसकी शादी की सर्टिफिकेट इशू करना, ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल किसी की अभी शादी हुई थी 6 महीने हो गए या 1 साल हो गया, और अब जो है उनका डाइवोर्स करना है। तो डाइवोर्स करने के लिए अब होता क्या, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते थे, हाई कोर्ट्स में चले जाते थे, ठीक है, ऐसे ऐसे मैटर। तो इसके लिए जो है हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इन मैटर्स को जो है आप अलग से एक फैमिली कोर्ट बना दिया जाए, जिसमें इसको इन मैटर्स को वहाँ पे हैंडल कर लिया जाए। अब देखिए होता क्या है, अब ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, ये एक रिपोर्ट है कि सेकंड हाईएस्ट जो डाइवोर्स हैं आफ्टर अमेरिका, यूएस के बाद, वो इंडिया के अंदर हो रहे हैं पिछले कुछ 10-15 सालों से। रीजन बिंग, क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं ना, रीजन बिंग ये है। अब वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है कि हमारी जो सभ्यता रही है, हमारी जो संस्कृति रही है, वो रही है क्या, हम अपने कल्चर में क्या होता था कि जैसे मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में जाऊँगा, जब आएगा हिस्ट्री के अंदर टॉपिक तो उसमें समझा दूँगा। क्या होता है कि हम जब कभी किसी भी, याद रखना आप जब किसी भी, मैं ऐसे नहीं कह रहा कल्चर को, मान लीजिए आप जैसे आपको कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो और आपको नहीं आता है,
लेकिन आपके दोस्त को आता है, आप उसकी कॉपी करो तो होगा क्या, आप ना खुद सेटिस्फाई नहीं होगे। सिमिलरली जब हम दूसरे वेस्टर्न कल्चर को कॉपी करते हैं तो वो चीज़ें उन पे तो सूट करती है बट हम पे नहीं करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एक सलमान खान की मूवी आई थी, जब मैं उस टाइम मतलब मान के चलो स्कूल में था, तो वो ना बीच से ऐसे ऐसे बालों को ऐसे बीच से मांग निकाल के जैसे लेडीज करती है ऐसे को एक हेयर स्टाइल लेके आए थे सलमान खान अपनी मूवी में। तो हुआ क्या, उस टाइम मोस्टली बच्चों ने यही हेयर स्टाइल अपना लिया। अब वो सलमान खान पे अच्छा लगा लेकिन आप पे थोड़ी अच्छा लग रहा है। तो सिमिलरली वो कल्चर जो है वेस्टर्न कल्चर उनमें लोगों पे अच्छा लग रहा है, लेकिन जरूरी थोड़ी वो कल्चर हम अपना ले और हमारे पे अच्छा लगा, नहीं। तो हमें जो है अपने कल्चर को अपनाना चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है, हम उसको कॉपी करते और हो सकता है कुछ जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है वो है अपने पुराने कल्चर के, तो वो उसके साथ मैच नहीं होते, तो वहाँ से हो जाती है आपस में अनबन हो जाती है और फिर जो है डाइवोर्स तक बात आ जाती है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर आप अपने कल्चर के साथ जुड़े रहेंगे ना तो कभी ये चीज़ें आएंगी नहीं मैटर में, ठीक है। तो दूसरा, आजकल क्या होता है विवाह शादियाँ, इसमें ना लालच देखा जाता है कि लड़की वाले कितना दे रहे हैं। हालांकि हम देखते हैं कि दहेज प्रथा, हम स्कूलों में बोलते हैं, नारे लगाते हैं दहेज नहीं देना, ये नहीं करना, लेकिन ग्राउंड पे रियलिटी आपको भी पता है क्या होता है, ऑन फील्ड में क्या चलता है। लोग खुले में मांगते हैं कि इतना दोगे, ठीक है। मेरा लड़का सरकारी में उसमें इंस्पेक्टर पे लगा हुआ है, 10 लाख की गाड़ी, इतने के गहने, और ये हमारे प्लस में जो रिश्तेदार है उनको इतने जो साड़ी वगैरह देनी है, ठीक है। तो ये खुले में मांगते हैं। अब ये तो मैं बता रहा हूँ कि जो लोग मांगते हैं, अब कुछ लोग ऐसे जो चोरी छुपे भी मांगते हैं, ठीक है, खुले में नहीं मांगते, डर 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 के। तो ये क्या होता है, जब आप ऐसा कुछ डिमांड करते हैं ना, उससे क्या होता है, जो गर्ल्स के पेरेंट्स होते हैं वो रहते हैं थोड़ा सा एक तरीके से फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट हो जाते हैं, यानी कि उनके पास मान लो इतना पैसा था कि भाई वो आराम से उसकी शादी कर सकते हैं। लेकिन अब जब आपने अलग से डिमांड रख दी तो वो क्या करते हैं, कर्जा ले लेते हैं। अब वो कर्जा चुकता नहीं है तो उधर से वो फैमिली की जो है, जो लड़के वाले वो परेशान करते हैं उसको, उधर से लड़की के जो पेरेंट्स है वो डिप्रेस हो जाते हैं कि हमारी लड़की खुश भी नहीं इतना देने के बाद, और फिर जो है डाइवोर्स तक बात आ जाती है, ठीक है। ये सारा मैटर है, घूमता रहता है ऐसे। तो आपको क्या याद रखने हैं, तो हमारी फैमिली कोर्ट क्या करती है, मोस्टली ऐसा नहीं कि कोई डाइवोर्स का केस आया और चलो भाई डाइवोर्स का चाहिए करो डाइवोर्स। यहाँ पे समझाया जाता है कपल को कि भाई देखो, डाइवोर्स जो है मान लो जो ये हम बोलते हैं कि शादी, ये बेसिकली बोला जाता है 7-7 जन्मों का वो संबंध है, ठीक है। अभी क्या इसमें कितनी सच्चाई है ये तो भगवान जाने। तो बोला जाता है कि भाई आप एक चीज़ देखिए, आपको सारी ज़िंदगी जो है इस एक व्यक्ति के साथ बितानी है, तो क्यों ना पहले ही जो इंस्टेंस में इतनी जल्दी क्यों करते हो शादी की, तो पहले अच्छे से पहले लड़की को जानो, लड़की वाले लड़कों को देखो, ठीक है। या फिर अगर लव मैरिज है तो लड़की ऐसा नहीं कि भाई जो एकदम से पागल हो जाए, घर वालों की सुने ना भाई। देखो होता क्या है कि ये इमोशंस होते हैं, ठीक है। पहले क्या होता है कि जो हमें गुरुकुल जो परंपरा होती है ना, उसमें यही चीज़ें सिखाई जाती है, आप जो है कैसे अपनी इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करें, कैसे इमोशंस को कंट्रोल करें। आज हम क्या करते हैं, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। जो हमें पहली नज़र में अच्छा लगता है हम सोचते हैं बस ये मिल जाए, मुझे किसी तरह से मिल जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप शोरूम में गए और आपको कोई जीन्स पसंद आ गई, अरे यार यही लूँगा, यही शूज़ लूँगा, तो वो क्या हो गया, आपको अट्रैक्शन हुआ, यानी कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाए। अब जो बच्चा इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है वही जो है उसकी लाइफ आगे चल के सक्सेसफुल रहती है और वही इजीली अपनी लाइफ को कहते हैं ना कि बिना किसी झंझट के जी जाता है। तो यहाँ पे जो है बस यहाँ पे आज आपका लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ज़्यादातर क्या है कि देखिए ये लेक्चर जो है मैं चाहता तो इसको हाई कोर्ट के साथ कर सकता था, लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है। देखो मेरा ये मानना है कि हाई कोर्ट थोड़ा अलग है, उसके साथ में करता है इस लेक्चर को, तो ये जस्टिफिकेशन नहीं होती लेक्चर के साथ। क्योंकि जो अभी जैसे मान लो मैंने फैमिली कोर्ट है, ग्राम पंचायत, मैं शायद ये टॉपिक नहीं कराता अगर हाई कोर्ट के साथ कराता है, इसलिए मैंने इसको सोचा कि चलो अगर करवा रहा हूँ तो टू द फ्रैंक कि बच्चों को आपको क्वालिटी मिले, ठीक है। और बच्चे जो पढ़े तो उनको भी चीज़ें ऐसी समझ में आए। अब देखिए जो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खड़े होकर बता रहा हूँ, ये क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है एक कहते हैं ना बैक द चैनल, काफ़ी टाइम से जो मैं अपनी स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, उससे मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है मान लीजिए हो सकता है आपके व्यूज़ थोड़े अलग हो सकते हैं, ठीक है, मेरे व्यूज़ अलग हो सकते हैं बताने में, तो वो डेमोक्रेसी है हमारी, ठीक है, हम दो शेयर कर सकते हैं, बट एक सभ्य लैंग्वेज है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप मेरे लेक्चर को देख रहे हैं और लास्ट एट द एंड ऑफ द क्या है आपको कोई मेरी बात चुप गई, ठीक है, और आपको लगा यार ऐसे कैसे इनकी हिम्मत होगी सर की बोलने की, ठीक है, तो आप जो है गाली ग्लोज में या अब्यूजिव लैंग्वेज में कमेंट करने लग गए, या फिर मान लो जैसे तू तड़ाक में बोलने लग गए, तो ये जो है आपको इस सभ्यता से बचना है, क्योंकि ये हमारा कल्चर नहीं है। क्लियर, ये आपको याद रखना है। हमें अपने कल्चर में ये सिखाया गया है नम्रता, ठीक है, विनम्र रहना सीखना है, ठीक है, यही है। अगर आपको बात बुरी भी लगे कोई बात नहीं, आप उसको एज इट इज समझ, अगर हाँ उसका आपके पास कोई दूसरा आंसर है तो उसको सभ्य तरीके से आप आंसर करिए, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो यहीं मैं इस लेक्चर को देता हूँ विराम, मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।
चलिए टिल देन हैप्पी लर्निंग।